नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज दिन भर यही महत्वपूर्ण मुद्दा था कि इतिहास में पहली बार एक साथ इतने सांसदों का निलंबन हुआ है। दूसरा मुद्दा था कि इंडी गठबंधन का आज एक बार पुनः असफल बैठक हुआ। सुना है कि लालू नीतीश नाराज होकर के कूचे से बाहर निकाले गए या निकल गए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों को नहीं देखा गया है। ममता बनर्जी नेता के चुनाव पर असहमत थी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित करने पर कांग्रेस के अंदर ही सहमति नहीं बन पाई। मुद्दे कई थे, चर्चा खुल के किसी ने नहीं किया, इसलिए मैं भी इस विषय पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है मेरे उपराष्ट्रपति का अपमान। मैं तो नहीं सहूंगा, क्या सह पाएगा भारत महान? आज चर्चा इसी विषय पर। मित्रों देखिए, पहले मामला क्या था जान लीजिए। हंगामा विपक्ष किसी भी मुद्दे पर कर सकता है। पिछले बार प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने के नाम पर हंगामा हुआ, उसके पहले किसी और बात पर हंगामा हुआ। अगर संसद में दो लोगों के नाजायज तरीके से घुसपैठ करने पर हंगामा हुआ होता और इसके पहले संसद स्मूथ चलता, तो मैं समझता कि देश की सुरक्षा का चिंता विपक्षी दल के सदस्यों को है और वो देश को इससे अवगत कराना चाहते हैं, सरकार से प्रश्न पूछना चाहते हैं, देश के सुरक्षा के असली स्थिति की जानकारी चाहते हैं, और यह उनका नैतिक जिम्मेवारी, फर्ज और कर्तव्य भी है जिसका वो निर्माण कर रहे हैं। लेकिन देखा गया है कि जब से सदन चलने की प्रक्रिया चालू हुई है, उसके बाद से ही पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष की अपनी अपनी राजनीतिक चरित्र रही है और उछल कूद और भोला प्रदर्शन का इतिहास पुराना रहा है। यह कोई पहली बार नहीं हुई है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ना तो सदन में इतनी बड़ी संख्या में निष्कासन पहली बार हुआ है, ना ही सदन में उछल कूद और सदन को हाईजैक करने का प्रयास पहली बार हुआ है। हालांकि आज तो समाचार चैनल वालों ने खोद के निकाल दिया था इतिहास के गड्ढे से कि जब राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 86 सांसदों का निलंबन कर दिया था। मतलब आज के 141 सांसदों के परसेंटेज में 46 सांसद ज्यादा थे, क्योंकि उसका 424 या 25 तो अगले राजीव गांधी के नेतृत्व में सांसद था। तो बचा कितना? 500 में बचे कितने? तो परसेंटेज तो आज से ज्यादा था। और मुद्दा भी क्या था? मुद्दा था कि विपक्षी सांसद यह जानना चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्या में जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या लिखा है। मतलब कोई उनका निजी मामला नहीं था, राजीव गांधी के खुद के माता जी, अगर माता माने तो। हालांकि मैं मानता हूं कि राजीव गांधी की माता उनके घर में थी, बट देश की प्रधानमंत्री तो वो सदन में थी। तो अपने एक सदन के पूर्व नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के दुखद देहांत और वो भी गोली मार देने के नृशंस हत्या की जांच की आई रिपोर्ट अगर जनता के सामने रखने का कोई बात पूछ रहा था, तो उन्हीं के बेटा जो देश के उस वक्त प्रधानमंत्री भी थे, उन्हें मिर्ची लगे और उन्होंने सांसदों को बाहर करवा दिया था। मामला देख लीजिए आप, आज वाले और तब वाले मामले में क्या अंतर है, उसकी डेंसिटी समझिए, उसकी अर्धता को समझिए कि क्या अंतर था तब में और अब में। अब की बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर अमित शाह चाहते आकर के एक शब्द कह सकते थे। मुझे नहीं लग रहा कि इसके कहने में कोई बहुत बड़ा समस्या आ जाती है अमित शाह के पास। अगर अमित शाह हठधर्मिता नहीं करते तो आके एक लाइन बोल देते कि संसद में घुसपैठ एक निंदनीय घटना है, हमारी जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही है, जो विस्तृत रिपोर्ट आएगा हम उसको आपके साथ साझा करेंगे, आप सदन के कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बिल आने वाला है, देश में इसका बड़ा मांग है और देश हित में बड़ा जरूरी है। इस दो लाइन के बयान के बाद मैं विश्वास करता हूं कि विपक्षी चुप नहीं होते, वो कोई और मुद्दा उठा लेते।
लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार को जनता के सामने एक मैसेज देने में कामयाबी प्राप्त होती कि देखिए, गृह मंत्री कोई दिव्य दृष्टा तो है नहीं, और रात भर में या आधे घंटे में कोई जांच लेने वाली तो विषय है नहीं। संसद पर हमला जैसा ये मामला है और संसद में घुसपैठ जैसा मामला है, इसकी गहन जांच अनिवार्य है और इसमें सालों महीनों और बहुत दिन लग सकता है। विस्तृत रिपोर्ट बाद में आएगी, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना तो सत्ता पक्ष चाहता था कि सदन सुचारू रूप से चले, ना विपक्ष चाहता था कि सदन सुचारू रूप से चले। इसका परिणाम हुआ कि दोनों की मिली भगत से संसद हंगामे का भेंट चढ़ गया। अब संसद अगर सुचारू रूप से चलता तो क्या क्या होता यह जान लीजिए, और सदन को सुचारू रूप से ना चला करके विपक्ष कितना अपना नुकसान किया यह जान लीजिए। वो अपना मतलब इस देश का नुकसान किया। देखिए, जब अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश पर थी तो जो पुराना वाला संसद, इसको असेंबली हॉल कहते थे, हमारे महानतम स्वतंत्रता सेनानी, उनको प्रातः वंदन करके सिर झुका करके नमन करता हूं, श्री भगत सिंह जी, उनको आवाज दिलाने के लिए उन्होंने एक पटाखा छोड़ा था। आवाज क्या, तो वो मारने वाला बम नहीं था, पटाखा बम था, ताकि अंग्रेजों की बाहरी कान में आवाज पहुंचाई जा सके। और वो भी पटाखा बम उन्होंने उस इलाके में फेंका जहां पर कोई लोग नहीं था। ये बड़ा अंग्रेजों के लिए घातक काम था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको अत्यंत घातक के श्रेणी में कानून में नहीं डाला, क्योंकि वो चाहते थे कि इस तरह की हंगामा देश में आजाद होने के बाद भारत में होता रहे। और उन्होंने क्या किया कि इसको उस प्रक्रिया से में आने नहीं दिया। आज वजह यह है कि सदन में जिन लोगों ने कूदने का काम किया है, अगर उन पर कोई बड़ी धारा, पोटा उटा मकोका यूपीए वगैरह ना लगा दी जाए तो उनका जमानत 2 मिनट में मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई इतना बड़ा अपराध कानून के नजर में नहीं किया है, क्योंकि कानून में इसकी कोई मतलब कोई कठोरतम धारा ही नहीं है, कोई कठोरतम प्रावधान ही नहीं है। अभी उस अंग्रेज के काले कानून और अपने मतलब के हितों की रक्षा करने के लिए बनाए कानून को बदल करके मोदी सरकार नई कानून ला रही है। सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह हमारा अपना एक्ट आ रहा है। उसमें जो अंग्रेजों को अपने सुविधा के लिए लग रहा था, उसको उन्होंने हमारे देश पर हुकूमत करने के लिए किया था। अब देश आजाद हो गया तो उन सब एक्टों की जरूरत नहीं है, तो अब वर्तमान एक्ट में उन सब चीजों को हटा दिया गया है और हमारे हितों की रक्षा करने के लिए नया एक्ट बन रहा है। उसी तरह से एविडेंस एक्ट में कई चीज की संशोधन इतना ज्यादा हो गया था कि उसको नए प्रारूप में लाना जरूरी था। कई चीजें नई आई, जैसे मोबाइल आया है, इंटरनेट आया है, वो तब नहीं था जब एविडेंस एक्ट बना था। तो अब इसको उसमें अमेंडमेंट का तरह जोड़ने की जगह एक नई व्यवस्था दी गई है। अगर हमारे विपक्षी सांसद सुचारू रूप से सदन को चलने देते तो विपक्ष में बहुत विद्वान न्यायविद है और न्याय के जानने वाले हैं, मतलब मशहूर वकील है। वहां पर वकीलों की एक लंबी चौड़ी फौज है। हालांकि फौज सत्ता पक्ष में भी है, लेकिन विपक्ष में भी जो वकील है उसको उनके ज्ञान विज्ञान को नकारा नहीं जा सकता। कानूनी समझ पर उनके प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। राजनीतिक मतभेद हमारा बेशक उनसे हो सकता है या किसी से भी हो सकता है, लेकिन जिसके पास जो क्षमता है उसको नकारा नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस के पास बढ़िया बढ़िया वकील है, कानून के अच्छे अच्छे जानकार हैं। वो सदन में आते, एक स्वस्थ बहस होता, देश की जनता को ये जानने का मौका मिलता कि जो नई एविडेंस एक्ट आई है उसमें कमियां क्या है। अपने अनुभव से कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी, ये सब लोग सदन को अवगत कराते कि भाई इसमें ये जोड़ा जा सकता था, वो जोड़ा जा सकता। देश हित में और देशवासियों के हित में कई नई चीजें उसमें लाई जा सकती थी, अमेंडमेंट के रूप में जोड़ी जा सकती थी, या उस बिल में कोई चीज गलत बन गया हो जो उनके समझ में ना आया हो और वाद विवाद से उसको सामने ला करके उसके भविष्य में पड़ने वाले फर्क को ये सब विद्वान वकील लोग जब सदन के सामने रखते तो उसमें एक बहुत बढ़िया एविडेंस एक्ट बन करके निकलता, जो हम नहीं निकलेगा, क्योंकि अब विपक्ष सदन में है नहीं और बिल आएगा और बिना चर्चा का पास हो जाएगा। तो 140 करोड़ वाले इस देश में हो सकता है 150-60 करोड़ लोग हों, बिना चर्चा का पास किया हुआ बिल तो अंग्रेजों के बिल जैसे ही होगा। हालांकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिलों में उन सब चीजों का ख्याल रखी होगी, लेकिन कई बार होता है ना कि कई चीजें हमारे नजर में नहीं आती, ध्यान में नहीं आता कि यार ओहो ये चीज छूट गया,
ओहो ध्यान नहीं आया। कई बार ऐसा होता है, कई बार आप जाते हैं और आपका मोबाइल घर में छूट जाता है, कई बार जाते हैं आपका पर्स ही घर में छूट जाता है, यार क्या करें यार तो पर्स ही छूट गया, आप 5 किलोमीटर जाने के बाद आपको याद आता है। कई बार हम कहीं गाड़ी चलाए हैं और वो यार ये तो साला लाइसेंस ही छूट गया, वो दूसरे वाले कोर्ट में रखा था, चलो यार मोबाइल में पुलिस वाले को दिखा दे। ये होता है बहुत ध्यान से, मैं जानबूझ के लाइसेंस नहीं छोड़ा। बिल बनाने में भी कई चीजें रह गई होंगी या कई चीजें गलत हो गई होंगी जिनका भविष्य में पढ़ने वाले इम्पैक्ट का ज्ञान बनाने वाले कानून को नहीं होगा, और वो सब लोगों को अनुभव से होता। मतलब जो चीज एक बहुत बढ़िया है आपके अनुभव के आलोक में आने से सुधर सकता था, आप देश हित में बढ़िया कर सकते थे, लेकिन आपके हठधर्मता ने उसको नहीं होने दिया। नुकसान देशवासी का हुआ, चेहरा है आपका चमका, जो दुखद है, निंदनीय है और चिंतनीय है। अब आते हैं सदन में संसदों के व्यवहार के बाद सदन के बाहर संसदों का व्यवहार। सबसे पहले मैं विनम्रता से सभी देशवासियों से क्षमा मांगते हुए आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों या राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के लिए अपमानजनक शब्द निकालने के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। उन लोगों से मैं क्षमा बिल्कुल नहीं मांगता जो सदन के मुख्य द्वार पर इस तरह का बिहेवियर किए, लेकिन जनता जिन्होंने वोट दिया है उनसे मैं क्षमा मांगता हूं। आप कृपया मुझे माफ करें, लेकिन आपसे गलती हो गई है। आपने कुछ बेहुद्दों को चुन लिया है। मैं उस आदमी को बेहुद्दा से भी ऊपर का संज्ञा देता, लेकिन मैं शालीन आदमी हूं, संस्कारी आदमी हूं, गाली देना मेरे संस्कार में नहीं है। लेकिन जो आदमी मेरे उपराष्ट्रपति का भोला प्रदर्शन कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, जिस सदन में वो बैठता उस सदन का सभापति हो आदमी, मतलब सदन की सबसे ऊंची कुर्सी है, कस्टोडियन है उस सदन का, उन्हीं के इजाजत से आप बोलेंगे और उन्हीं की इजाजत से आपका बात सदन के रिकॉर्ड में रखा जाएगा। अगर वो कहते हैं कि इस बात को रिकॉर्ड में न रखा जाए तो ना रखा जाए। उनकी हैसियत समझिए कि एक बार आपको उंगली दिखाए, ढेरों करोड़ घर चले गए, मतलब और उन ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं बन सकता। उनके कहे गए किसी भी निर्णय पर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में बड़ा महीन अंतर होता है। आज राष्ट्रपति किसी कारण से ना रहे तो हमारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेंगे और काम चार्ज लेंगे, और कई उपराष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति बने हैं, यह हमारे इतिहास है। मतलब एक आदमी जो कल को हो सकता है राष्ट्रपति बन जाए, राष्ट्रपति ना बने उपराष्ट्रपति तो है, देश का दूसरा सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब शर्म नाम की चीज आपके पास है नहीं। मैं नहीं समझता कि देश की जनता आपको जुतिया मारेगी, कि आपको थूकेगी या क्या करेगी, मैं नहीं जानता। मैं होश हवास में नहीं हूं। अगर मेरे संसदीय क्षेत्र में आप आते और मेरे संसद में, मैं जूता से आपका स्वागत करता, क्योंकि मैं अपने उपराष्ट्रपति का इस तरह का अपमान बर्दाश्त ही नहीं करता। पता ना लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी तक उनके क्षेत्र में इस तरह का कोई प्रदर्शन या गाली गलौज क्यों नहीं शुरू हुआ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। या लोग दे रहे हैं गाली, हमारे तक नहीं पहुंच रहा है। लोग तो दे ही होंगे, क्योंकि मुझसे ज्यादा देशभक्त, राष्ट्रभक्त और अपने राष्ट्रपति का सम्मान करने वाले लोग हैं। सबसे जो गलत बिहेवियर था, वहां एक आदमी प्रदर्शन भोला कर रहा था, दूसरा आदमी ताली बजा इंडोर्स कर रहा था। और मैं क्या कहूं राहुल गांधी को, राहुल गांधी तो बाल रूप में है, उनको तो समझ ही नहीं आता, इसलिए उनका हमारे भोजपुरी में कहते दूध भात है। छोड़ दो यार, इनका दूध भात है, इनकी किसी चीज का ध्यान मत दो, क्योंकि ध्यान देने योग्य ही नहीं है। राहुल का अपने कृत्यों से इस तरह बढ़ते रहे कि उनके किसी भी काम पर लोग अब ध्यान देना नहीं चाहते, क्योंकि समझते हैं कि यार इस पर ध्यान देने लायक है नहीं, लड़का अभी मंदबुद्धि है, बड़ा ही नहीं है। मंदबुद्धि में इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान कांग्रेस के सबसे बड़ी शख्सियत, जिनके इशारे पर कांग्रेस का अध्यक्ष काम करता है, जिनके इशारे पर देश का प्रधानमंत्री 10 साल तक नाचा उनकी उंगलियों पर, मैं उस आदमी के लिए शब्द कहने के लिए मैं किसी से क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो लोग उनको प्रशंसक है वो सब के सब इसी तरह के अपमान सहने के लायक है, सम्मान के लायक नहीं है। मतलब आप उसका वीडियो बना रहे हैं, आपको लोग प्रधानमंत्री बनने का, आपके लोग आज भी नाना पटोले महाराष्ट्र वाला कहा कि नहीं, इंडिया गठबंधन की में राहुल गांधी को नेतृत्व दिया जाए और वो देश में प्रधानमंत्री बनने के लायक है। मतलब आपके फॉलोअर आपको प्रधानमंत्री बना रहे हैं और आप उपराष्ट्रपति का अपमान का वीडियो बना रहे हैं। वीडियो आदमी किसी बढ़िया घटना का बनाता है, या कोई चीज ऐसी हो जिसको मेमोरी में रखना होता है, बाल बच्चों का तस्वीर बनाता है, बर्थडे का फोटो खींचता है, शादी का सालगिरह मनाता है तो फोटो खींचता है, या कहीं जाता है तो बढ़िया सिंदरी का फोटो खींच करके सहेज कर रखता है कि बार बार इसको देखूंगा।
मतलब आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष का अपमान सबसे बढ़िया और मेमोरेबल चीज लगा, जिसका वीडियो बना के आप रख रहे हैं, तो आपके बुद्धि को सलाम है। और आपको क्या कहूं, आप स्वयं अपने लिए कोई शब्द ढूंढ लीजिएगा। मित्रों, यह लोकतंत्र है, सहमति असहमति बनी रहेगी, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपको एक वाक्य बताता हूं, मतलब मुझे हंसी आ गई थी। सदन का कार्रवाई चल रहा था। सदन में आपको पता होगा ना, पैनल अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके बाद सीनियर के सबसे ज्यादा 1 2 3 4 5 करके 550 तक की नंबर आती है। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष सीट पर नहीं होगा तो उपाध्यक्ष बैठेंगे, उपाध्यक्ष नहीं बैठेंगे तो सीनियर मोहनी, तो उनका नाम है कि कौन उसके बाद बैठेगा कौन। जैसे अभी वो भाजपा के गुप्ता जी बैठे थे, कौन बैठेगा उन सबको पता है। उसमें पक्ष विपक्ष नहीं होता, कांग्रेस का भी हो सकता है, सपा का भी हो सकता है, सीनियरिटी के हिसाब से होता है। एक बार ये इसके पहले 2014 का जो कार्यकाल था, पहला कार्यकाल था नरेंद्र मोदी जी का, उस कार्यकाल में मोदी के किसी निर्णय का कांग्रेस विरोध कर रही थी, और वो जो पैनल में अध्यक्ष सज्जन थे वो भी विरोध कर रहे थे, और वो भी पूरी मतलब खड़े होकर के अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। सदन से मांग आया और वो सदन के सीट पर चले गए, आसन से मांग आया, आसन पर बैठ गए। आप मजे की बात देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है। जब वो सीट पर बैठ गए तो अपने उन्हीं साथियों को करेंगे, नहीं गलत है, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये बिल्कुल रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, मिस्टर फलाना आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये एकदम ठीक नहीं है, बैठ जाइए। मतलब जिस चीज को खुद खड़ा होकर के इंडोर्स कर रहे थे, वो जब सीट पर, उस सीट की निष्पक्षता देखिए, उस सीट की निष्पक्षता का ध्यान रखिए कि जो आदमी सदन में बेल में कूद करके प्रदर्शन कर रहा था, उस आदमी को जब सीट पर बुला लिया गया तो वो उसी आदमी को जो वो खुद कर रहा था उसको करे गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है, आप ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, और आप मजबूर मत करिए, नहीं तो आसन आपके विरुद्ध एक्शन ले लेगी। यह कार्यक्रम चल ही रहा था। थोड़ी देर के बाद अध्यक्ष जी आ गए तो वो पुनः अपने विपक्ष के सीट में चले गए और पुनः हंगामे में शामिल हो गए। लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, जो आदमी इसके पहले प्रदर्शन कर रहा था, सीट पर जाने के बाद उसी प्रदर्शन को गलत ठहरा रहा था, और जब सीट से उतरा तो वही खुद ही गलत प्रदर्शन करने लगा। मतलब उस सीट की निष्पक्षता का ध्यान रखे कि एक आदमी जो प्रदर्शन स्वयं कर रहा था, सीट पर बैठने के बाद खुद के किए प्रदर्शन को गलत कर रहा है। और क्योंकि जब वहां वो आदमी था तो उसका नेता विपक्ष था, और नेता विपक्ष के नाते उसका फर्ज था सरकार के काम का आलोचना करना, उसका विरोध करना, विरोध करने के लिए सीट से कूद के चिल्लाना, ऊंची ऊंची आवाज बोलना या बेल में आना। हालांकि मैं बेल में आने को मर्यादा के विरुद्ध मानता हूं। बिना बेल में आए भी बहुत सारे नेता, देश के महानतम नेता हुए हैं जो कभी बेल में नहीं आए, और उनका विरोध सबसे पहले दर्ज किया जाता था। आप में हिम्मत होना चाहिए और विरोध में ईमानदारी और सत्यता होनी चाहिए। आपका विरोध मार्ग किया जाएगा, आपको बेल में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो बेल में आए, लेकिन जब सीट पर चले गए तो वो उसको गलत करे, क्योंकि उस सीट पर से वो गलत लग रहा है, क्योंकि सीट निष्पक्ष है। वो सीट पर बैठे थे तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ना भाजपा के सदस्य थे, वो निष्पक्ष शख्सियत थे, उसमें बैठते उन्होंने उसका कहा कि नहीं गलत बात है। लेकिन जब वो सीट से उतर गए तो वापस पुनः वो विपक्ष के नेता हो गए और वही हरकतें करने लगे जो वो कर रहे थे। यह उस सीट की निष्पक्षता का है और हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती का है कि विपक्ष के नेता को वहां बैठा दिया जाए तो वो वही करेगा जो वो पहले कर रहा था, वो उसका विरोध करेगा। हमारा सीट निष्पक्ष है, और निष्पक्ष सीट पर उपराष्ट्रपति जब बैठे हैं तो उपराष्ट्रपति की गरिमा पूरे राष्ट्र की गरिमा है, और उपराष्ट्रपति का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है, और राष्ट्र का अपमान भारत महान सहेगा, यह मैं नहीं मानता। अब यह आने वाला चुनाव बताएगा। मैं तो इसका बुरा मान रहा हूं और इसका विरोध कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। 2024 अब बहुत दूर नहीं है चुनाव में, और हमारे लोगों की स्मृति थोड़ी धूमिल जरूर है, वो भूल जाते हैं, लेकिन यह इतना बड़ा घटना है, भूल नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। संसदों को सद्बुद्धि आए, लोकतंत्र मजबूत हो, और सार्थक चर्चा पर चर्चा के साथ ही कोई बिल पास हो। इन्हीं उम्मीद आशाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। भारतीय लोकतंत्र की सदा ही जय।